से देखने को मिला है और काफी सारे फैक्टर्स फंडामेंटल्स हैं जो सपोर्टिव हैं, जैसे कि यूएस में इन्वेंट्रीज का गिरना और दूसरी तरफ रशिया और सऊदी अरेबिया का आउटपुट में कटौती करना जो कि सितंबर में भी एक्सटेंड हो सकता है। उसका सपोर्ट हमने यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ देखा। ये बाय द वे छठा ऐसा हफ्ता होने वाला है जब कच्चे तेल में गेन्स बरकरार हैं। साथ ही बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर हमने कुछ खरीदारी यहां पर फिर से आते हुए देखी है, लेकिन जो डॉलर की स्ट्रेंथ है उसका सीधा असर यहां पर प्राइसेस में है। और इसके अलावा यूएस नॉन फार्म पेरोल डेटा आज शाम को रिलीज होने वाला है। वहां से कैसी रह सकती है स्टेटमेंट, सेंटिमेंट, उस पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे खाने के तेलों की, जहां पर त्योहारों से पहले हल्की सी तेजी भावों में देखने को मिली है। क्या यहां पर भी महंगाई मंडराएगी, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ हैं कुंवरजी ग्रुप के रवि देओरा, एमिरेट्स एनबीडी के धर्मेश भाटिया, साथ ही एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा जुड़ेंगे और हम बात करेंगे खाने के तेलों की सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी डॉक्टर बीवी मेहता से। लेकिन चार्ट्स पे लेके आएंगे कच्चे तेल को पहले, क्योंकि पिछले महीने करीबन 15% की तेजी थी और अगस्त के पहले हफ्ते में भी यहां पर बढ़त के साथ कारोबार है। नरेंद्र जी, कैसे देखते हैं आप क्रूड प्राइसेस, स्पेशली इन द लाइट ऑफ फैक्ट कि सऊदी और रशिया दोनों ही आउटपुट कटौती सितंबर तक जारी रखेंगे। जो कोशिश है कि कच्चा तेल 80 के ऊपर रहे, वो काफी हद तक यहां पर प्रूव होती हुई नजर आई। काम करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सऊदी अरब, रशिया और देश भी जो हैं बड़े प्रोड्यूसर, उनकी जो मार्केट शेयर है उसकी भी लड़ाई है। मार्केट शेयर रशिया का जो खास तौर से भारत में बड़ा है, तो उसको लेकर के भी सऊदी अरब बहुत चिंतित है। उसको एक तरफ तो ये है कि अच्छा दाम मिले, उसकी कोशिश $90 पर बैरल की है। उनका मानना है कि उसकी जरूरत है, जिस तरह के इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वो देश में कर रहे हैं, उनको $90 पर बैरल ब्रांड चाहिए, उसकी आवश्यकता है उनको। लेकिन दूसरी तरफ कि जो मार्केट शेयर है वो जो उनका थोड़ा सा गिरा है, उसको लेकर के वो बहुत चिंतित है, उसको भी नहीं खोना चाहते। तो अभी जो आपने बताया कारण मुख्य दो हैं। एक तो क्या हुआ, जो जुलाई का डेटा आया है उसमें बहुत लंबे समय के बाद ये दिखा है कि डिमांड जो है तेल की थोड़ी सी बढ़ी है, उसको लेकर के बाजार बहुत उत्साहित है। और दूसरी तरफ ये है कि जो सप्लाई कंसर्न, जैसे आपने जिसका जिक्र किया, उसको भी मार्केट देख रहा है। तो एक तरफ तो सप्लाई कंसर्न, प्रोडक्शन कट की बात, दूसरी तरफ की भाई डिमांड बढ़ी है, और तीसरी बात कि अमेरिका में जो रिजर्व्स की आपने भी बात करी, इन कारण से कीमत में उछाल दिख रहा है। लेकिन मुझे ये सारी चीजें कोई बहुत ज्यादा सस्टेनेबल नजर नहीं आती हैं। और दूसरी, जहां तक प्रोडक्शन कट की बात है, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा प्रोडक्शन कट ये दोनों देश करेंगे। दोनों देश की जो फिगर होती हैं, जो डेटा होता है प्रोडक्शन का, उसमें भी बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। कोई नहीं जानता सऊदी अरब वास्तव में कितना प्रोडक्शन कट करता है या रूस कितना करता है, क्योंकि बाजार में जो सप्लाई है उसी से इसको देखा जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है ये जो जिस तरह का उछाल आप देख रहे हैं, ये क्या सस्टेनेबल है? क्या सऊदी अरब और रशिया का टैंगो जो है, क्या उसी से इसको सस्टेन करा जाएगा और $90 पे ले जाएगा? मुझे अभी ऐसा नजर नहीं आता। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि तमाम जो बड़े बड़े उपभोक्ता हैं, जिसमें अमेरिका है, जिसमें चीन है, ये भारत है, वो नहीं चाहते कि तेल $90 की तरफ जाए। और खास तौर से भारत और अमेरिका, क्योंकि दोनों इलेक्शन मोड में जा चुके हैं, दोनों देश, और भारी बड़े इलेक्शन होने वाले हैं अगले साल। इलेक्शन मोड है और तेल की कीमत जो है वो अगर अभी से बेकाबू होने लगेगी, तो ये इन लोगों के लिए, जो दोनों जगह जो सत्ताधारी दल हैं, उनके लिए जो है वो प्रतिकूल नहीं है। तो मुझे लगता है, और इसकी बड़ी भूमिका होती है, हालांकि बाजार के पीछे होती है, दिखती नहीं है, लेकिन बड़ी भूमिका होती है। और भारत भी छोटी मोटी अब शक्ति नहीं है, G20 का चेयर है और भारत की अब काफी चलती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये उछाल जो दिख रहा है, मार्केट फंडामेंटल्स, डिमांड सप्लाई फंडामेंटल्स, जियोपॉलिटिकल रियलिटी, उसको सबसे मुझे लगता नहीं सस्टेन हो पाएगा। मुझे लगता है $80 पर वापस जाएगा फिलहाल। तो आगे क्या होगा 2-4 महीने बाद, हमेशा कहना मुश्किल होता है। लेकिन मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज की तारीख में जो ग्राउंड रियलिटी है, उसमें $80 से ऊपर कोई भी चीज सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। तो कैसे देखते हैं आप पिछले 5-6 हफ्ते नरेंद्र जी, क्योंकि लगातार कच्चे तेल में सपोर्ट रहा है और जिस तरह की बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स हैं वो यही मानती हैं कि इस क्वार्टर में 80 से ज्यादा तेल यहां पर शायद 90 की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। देखिए, हमको ये देखना होगा, जिस तरह की रिपोर्ट जिनकी आपने चर्चा करी, ये सब खुद मार्केट में प्ले करते हैं। वो कोई भी रिपोर्ट जो उन लोगों की तरफ से आती है, जो मार्केट में प्ले कर रहे होते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी हैं, हेज फंड्स भी हैं, ट्रेडर्स भी हैं,
कुछ थिंक टैंक्स भी हैं, उन पर बहुत ज्यादा मैं भरोसा नहीं करता, क्योंकि वो अपना खेल खेल रहे होते हैं। यहाँ कोई सतयुग की बात तो हो नहीं रही है, तो इसलिए उसको मैं तवज्जो ही नहीं देता। हमको ये देखना है कि जो कोल डेटा, कोई जियोपॉलिटिकल ट्रिगर आने वाला है, फिलहाल नजर नहीं आता। यूक्रेन हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा नजर नहीं आता। दूसरी तरफ जो है डिमांड सप्लाई, डिमांड में जी हाँ बढ़ोतरी आई है जुलाई के अंदर। अब देखना होगा क्या ये सस्टेन होती है अगस्त और सितंबर के डेटा में, और अगर ये सस्टेन होती है तब रूस और सऊदी अरब मिलकर खेल खेल सकते हैं कीमत को बढ़ाने के लिए। लेकिन आपस में दोनों में तालमेल पिछले 4 महीने ठीक अच्छा तालमेल नहीं रहा है, लेकिन अभी फिर तालमेल जुड़ा है, तो उससे बाजार थोड़ा सा उत्साहित है। ये भी कारण है कि ऊपर जा रहा है। लेकिन मुझे आज की तारीख में जो रियलिटी सारी चल रही है, जबकि रूस के लिए भी चैलेंजेस आ रहे हैं, खबरें आ रही हैं भारत शायद तेल अपना थोड़ा सा कम कर देगा रूस से खरीदना, तो रूस कहाँ जाएगा? बहुत ज्यादा बाजार आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में वो प्रोडक्शन कट भी करने लगे तो वो तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी तरफ रूस की ये मजबूरी है कि जो G70 ने एक प्राइस कैप लगा रखा है उसको जंप ना करे। अगर कीमत $85 हो जाती है तो जो प्राइस कैप है खासतौर से रूसी तेल का, जो यूराल का है, वो तो फिर ब्रीच कर जाएगा $60 पर बैरल, तो शिपिंग और इंश्योरेंस की दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। तो बहुत सारे कारण हैं कि बातें जरूर करी जाएंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आज रूस कंफर्टेबल होगा कि $80 से ऊपर चला जाए, क्योंकि $80 का मतलब ये हुआ जो कैप है $60 का G7 ने आप पे लगाया वो ब्रीच हो जाएगा, और भारत के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। चीन तो फिर भी मंगा लेगा, लेकिन भारत के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सबको हमको देखना पड़ेगा, और सऊदी अरब के लिए मार्केट शेयर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना का तेल का अच्छा दाम। उनको $90 चाहिए, लेकिन अगर भारत, चीन जो बड़े आयातक हैं, अगर उनको सूट नहीं करता, तो ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब भारत को भी मजबूर कर दे और चीन को भी मजबूर कर दे। अभी सऊदी अरब उस स्थिति में नहीं है, उसे जरूरत है भारत की, बाजार की जरूरत है। उनके लिए एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब है डिमांड सिक्योरिटी। तो भारत में डिमांड जो है वो भारत और चीन से ही मुख्यतः आ रही है आजकल। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो अभी जो बाजार है वो थोड़ा उसने रिएक्ट किया है, थोड़ा उत्साह ज्यादा दिखा दिया, जो बाजार अक्सर करता है ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि $80 पर बैरल पे अभी तो वापस आएगा। लॉन्ग टर्म क्या होगा, मीडियम टर्म, वो एक अलग कहानी है। 2 महीने बाद क्या होगा, अलग कहानी है। लेकिन अभी जो हालात है आज सुबह जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि ये जिस दाम पे पहुंचा है वो टिक पाएगा। वो 80 पे वापस जाना पड़ेगा। ओके, यानी कि ऑफ कोर्स बढ़त तो हमने आते हुए देखी है, जिस तरह का रेटोरिक और जिस तरह का आउटपुट कट्स की बात रशिया और सऊदी अरेबिया ने की है, लेकिन कितना सस्टेनेबल है ये प्राइस, यहाँ पर वॉच करना होगा। रणजीत जनेजा जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। एक सेंस यहाँ पर इंडियन मार्केट के प्राइसेस के हिसाब से भी ले लेते हैं। और धर्मेश, कैसे आप करेंगे ट्रेड अब इसे? देखिए, मैं काफी सहमत हूँ प्राइस में। अगर आप देखिए प्राइस की बात करें तो लास्ट 3-4 हफ्ते से मैं और रवि कंटिन्यूसली तेजी के ही कॉल्स दे रहे थे, और मैं अभी भी इसमें काफी बुलिश हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तेजी बरकरार रहेगी। मैं गल्फ में रहता हूँ, और गल्फ की जो ब्लड लाइन है वो कच्चा तेल है, तो फंडामेंटली प्राइस अगर देखिए तो यहाँ पे काफी बुलिश सेंटीमेंट चल रहा है। और स्पेशली ओपेक की तरफ तो डेफिनेटली ओपेक अपनी प्रोडक्शन कट कर करके अपनी प्राइस को स्टेबल करना चाहते हैं, जबकि नॉन ओपेक कंट्री डेफिनेटली चाहते हैं कि प्राइस थोड़ा नीचे आए। बट अगर आप देखें तो ऑन एन एवरेज 70 से ऑलमोस्ट 80 के लेवल्स आपको ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने के अंतराल में देखने मिले हैं। तो अभी देखिए आगे चल के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ठंडी का माहौल है, प्राइस ऑलरेडी कॉन्टेंगो में है, तो ये काफी एक बुलिश सेंटीमेंट लग रहा है मुझे। और प्राइस $80-85 के शीघ्र ही दिखा सकता है, स्पेशली ऑन द WTI साइड। तो मैं रेकमेंड करूंगा निवेशकों को कि आप बाय साइड में रहे तो बेटर रहेगा। ब्रेंड की बात करें तो $90 और WTI $85 के लेवल से। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो शीघ्र ही प्राइस 7,000 के स्तर पार करते हो आप देख सकते हो। बहरहाल MCX में ज्यादा इससे पुश मिल सकता है, क्योंकि जैसे जैसे कच्चा तेल बढ़ेगा ऐसे ऐसे रुपी डिप्रिशिएट होगी। स्पेशली अगर आप देखें तो डॉलर इंडेक्स 102-103 की तरफ बढ़ चुका है। अगर ये 105 होता है तो रुपया 84-85 की तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ पे डबल इंपैक्ट हो सकता है MCX में, और प्राइस 7,200 7,300 के लेवल्स आपको दिखा सकता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा निवेशकों को कि आप बाय करके चल सकते हैं। 6,500 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। और अपसाइड ऑलमोस्ट 7,000 to 7,200 के लेवल्स आपको छोटी अवधि में, और अगर आप 1 से 1.5 महीना अंतराल देखें तो 7,500 के लेवल्स भी आपको देखने मिल सकते हैं। ओके, तो जो नियर टर्म है यहाँ पर बढ़त कच्चे तेल में जारी रह सकती है। ऑफकोर्स जिस तरह का सिनेरियो हमने बनता हुआ देखा है वो काफी सपोर्टिव है, और अगर उसमें ये ऐड किया जाए कि चाइना की तरफ से स्टिमुलस मेजर्स भी आ जाएगा तो एक और अनदर लेग ऑफ सेंटिमेंट अब हम यहाँ पर कच्चे तेल में भी आता हुआ देखेंगे। रवि, आप कैसे देखते हैं सोने चांदी को अब, क्योंकि यहाँ पर US नॉन फार्म पेरोल डेटा पे नजर रहेगी आज बाजार की। उससे पहले डॉलर में तेजी बरकरार है। जिस तरह का डेटा आया है उसमें डॉलर को फायदा ज्यादा हुआ है, इक्विटी मार्केट्स में भी बढ़त देखने को मिली है, और सोना यहाँ पर लगाड़ रहा है।
जरूर से गोल्ड के प्राइसेस में एक रेंज बाउंड मोमेंटम देखा गया है 59,000 से लेकर 59,800। हालांकि एक पॉजिटिव चीज ये है कि डिस्पाइट कि डॉलर इंडेक्स में इतनी बड़ी स्ट्रेंथ आई, ट्रेजरी यील्ड में भी 3.89 से 4.1 तक का उछाला है, बट गोल्ड के प्राइसेस में इतना ज्यादा बड़ा रिएक्शन दिया नहीं। आई थिंक यही रेंज में बना रहेगा, मुझे बहुत ज्यादा करेक्शन की एक्सपेक्टेशन नहीं है। सिल्वर हालांकि वॉलेटाइल है, सिल्वर डेफिनेटली बेस मेटल्स, क्योंकि लास्ट वीक में थोड़ा डॉलर इंडेक्स की स्ट्रेंथ की वजह से करेक्शन आया था, बट मुझे लग रहा है कि गोल्ड के प्राइसेस सस्टेन रहने चाहिए। अभी 59,000 के करीब गोल्ड प्राइसेस चल रहे हैं एंड नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 59,400 के करीब चल रहा है। अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में मुझे लग रहा है कि बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। मुझे जिस हिसाब से ग्लोबली चेंज हो रहा है, पर्टिकुलर डॉलर इंडेक्स एंड बॉन्ड यील्ड ने जो लास्ट फिच रेटिंग को मींस के पॉजिटिव साइड लिया, और मुझे लग रहा है कि ये नेगेटिव हो सकता है। जी हाँ, और उसका असर हमने सोने चांदी पे आता हुआ देखा भी है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं 59,000 तोड़ने की तैयारी में यहाँ पर सोना, और इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पर ब्रीच होते हुए ऑफ कोर्स 1920 के स्तर पर मानना है कि एक स्ट्रांग सपोर्ट है, और 1970 का स्तर भी यहाँ पर स्लाइटली ऑन द चार्ट्स। धर्मेश, आप कैसे देखते हैं सिल्वर को और बाकी बेस मेटल्स को, क्योंकि जिस तरह से माना जा रहा है कि आज किसी समय चाइनीज ऑफिशियल्स की तरफ से एक स्टिमुलस मेजर की यहाँ पर बात की जा सकती है, हमने काफी हद तक जो सपोर्ट है इसी एक्सपेक्टेशन में आता हुआ देखा है। देखिए, अगर आप चांदी की बात करें तो स्पेसिफिकली चांदी $22 से $25 का जो लेवल है मार्केट, इसी दायरे में ट्रेड हुई है, ना कि सोना जो 1900 और 2000 के स्तर पे टिका हुआ है। तो चांदी काफी अंडर प्रेशर है। अगर आप देखिए, सोना लाइफ टाइम हाई के नजदीक है, जबकि चांदी ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट पे चल रही है। तो चांदी में डाउनसाइड रिस्क अगेन लिमिटेड है। और अगर रही चांदी की बात, तो चांदी 50% बुलियन और 50% बेस मेटल कैटेगरी में आ रही है। हम बेस मेटल देखें तो बेस मेटल भी काफी पिटा हुआ है, और यहाँ से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि डाउनसाइड रिस्क काफी लिमिटेड है, स्पेशली ऑन द बेस मेटल साइड। तो अगर स्टिमुलस पैकेज आता है और अगर इकोनॉमी रिवाइव होती है, तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा तेजी आपको चांदी और बेस मेटल में देखने मिल सकती है, ना कि सोने में। तो मैं निवेशकों को रेकमेंड करूंगा कि आप 5 से 10% अपना निवेश चांदी में रख सकते हैं, क्योंकि चांदी में अगेन लिमिटेड डाउनसाइड रिस्क है, तो यहां से आप निवेश करके चल सकते हैं। अपसाइड में फिर से 80-90 हजार के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं, और अगर रुपया डेप्रिशिएट हुआ तो एमसीएक्स में आपको तेजी और देखने मिल सकती है। बेस मेटल में मेरा जो टॉपिक रहेगा वो जिंक रहेगा। जिंक में मैं काफी बुलिश हूँ। अगेन जिंक जो 300 रुपए की कमोडिटी थी, ऑलमोस्ट 200 रुपए पे आ गई है, और अगर देखिए तो काफी स्टेबल हो चुकी है, और 200-220 पे इर्द गिर्द सस्टेन हो रही है। तो यहाँ पे मैं डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड होके मैं यहाँ पे निवेश करने की ही सलाह दूंगा। 220 के स्तर पे आप बाय करें, 210 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अपसाइड 240-250 के स्तर आपको छोटी अवधि में 1 से 2 महीने के अंतराल में देखने मिल सकते हैं। ये काफी सस्ती सुस्त कमोडिटी है कंपेयर टू एल्यूमिनियम, और इसमें तेजी आने की गुंजाइश काफी हाई है। दूसरी मेरी कॉपर में रहेगी। इनफैक्ट मैं लास्ट 2-3 महीने से मैं कंटिन्यूसली कॉपर की ही बाय की सलाह दे रहा हूं। ये 700 के स्तर ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो मैं रेकमेंड करूंगा आप 740 के स्तर पे आप बाय करके चल सकते हैं। 730 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और अपसाइड 755 से लेकर 770 के टारगेट के लिए आप कॉपर में निवेश करके चल सकते हैं। ये काफी अच्छी कमोडिटी है, और अगर इकोनॉमी रिवाइव होती है तो ये सबसे ज्यादा तेजी का माहौल दिखा सकता है। तो दोनों कमोडिटी में मेरी बाय की सलाह रहेगी। ऑलराइट, तो मेटल्स की जहां तक बात है, कॉपर एंड जिंक पे आपकी नजर होनी चाहिए। ये शॉर्ट करके ना चलें, खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज आपको यहां पर ढूंढनी चाहिए। बहुत शुक्रिया धर्मेश, समय निकालने के लिए, उन तमाम कमोडिटीज पे बात भी करने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो फुल फोकस यहां पर डालेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज की तरफ। आपका स्वागत है। और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन के ईडी डॉक्टर बीवी मेहताब हमारे साथ हैं। डॉक्टर मेहताब, हमने देखा है खाने के तेलों के भाव कुछ बढ़ते हुए नजर आए हैं, पाम इंक्लूडेड, लेकिन जिस तरह की खबरें मलेशिया से आ रही हैं कि वहां पे पाम स्टॉक्स 5 महीने के हाईज पर हैं, कैसे देखते हैं आप ये डाइवर्जेंस? नहीं, देखिए, पूरा वर्ल्ड में 3 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। एक तो जो यूएसए में वेदर कंडीशन काफी इंप्रूव हुई है, तो सोयाबीन क्रॉप का लिए काफी अच्छा है। दूसरा, जो ब्राजील का 153 मिलियन का क्रॉप था, अभी लोग बता रहे हैं कि उससे भी क्रॉप ऊपर है। और तीसरा नेगेटिव फैक्टर है कि जो ब्लैक सी में ब्लॉकेड है वो खत्म नहीं हो रहा है, पर ओवरऑल इमेज ऐसी बन रही है कि भाई पॉजिटिव है। उसके वजह से मार्केट बेरिश है। अगर आप एक वीक में देखें
आरबीडी ऑल इन भी 925 था, 890 -35 हुआ। सीपीओ भी कम से कम $20 नीचे चला गया। सोयाबीन भी $15 नीचे है और सनफ्लावर भी $20 नीचे है। तो ये अगर आप शॉर्ट टर्म में देखें एक हफ्ते में, तो सारे मार्केट बेरी से, क्योंकि जो बुलिश फैक्टर से जो यूक्रेन वाला वो अभी इतना दिख नहीं रहा है, क्योंकि बाकी के सप्लाई ठीक है। और पाम ऑयल की जो आप बोल रहे, ये जो स्टॉक एट हाईएस्ट लेवल पे है उसका भी प्रेशर है। और तीसरा जो इंडिया की हम बात करें, जुलाई में कम से कम 17 लाख टन इंपोर्ट हुआ है, जो जून में 13.5 लाख टन था। तो इंडिया में भी स्टॉक काफी हो रहा है। और एक और नया डेवलपमेंट है एकरेज। सोफा ऑयल में एकरेज काफी अच्छा रहा है। ओवरऑल सोयाबीन में तो 4.5 लाख हेक्टेयर बढ़ा है, जहां तक ग्राउंडनट का सवाल 1 लाख हेक्टेयर कम हुआ है, पर ओवरऑल 3.5 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। तो ये सारे फैक्टर अगर देखें तो थोड़ा बेरिश दिख रहा है कि भाई अपने पास इतना स्टॉक हो रहा है जी। अगर 1 जुलाई को 29 लाख का स्टॉक था इंडिया में, और जो भी जैसा आज इंपोर्ट हुआ है जुलाई में, तो 1 अगस्त को एटलीस्ट 32 से 33 लाख का स्टॉक हो गया है जी। तो उसकी भी बेनिफिट पे होगी। तो वी आर फुल्ली कवर्ड फॉर द फेस्टिवल। एब्सोल्युटली। पर मिस्टर मेहता, जिस तरह से पाम सस्ता है और जितना ज्यादा इंडिया यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा है, तो आप कहेंगे कि भारत आने वाले फेस्टिवल सीजन में पाम तेल ज्यादा खाने वाला है? जरूर, पाम नहीं सारे तेल खाने वाले हैं। कितना ओवर स्टॉक है तो प्राइस तो नीचे रहने वाली है। पाम इफ यू लुक एट पाम, रफली 1/3 कंजम्पशन ऑफ द एडिबल ऑयल इन द इंडिया इज अ पाम। तो पाम तो जरूर खाएगी। सारे जो पर्टिकुलर होरेगा सेगमेंट है, होटल, रेस्टोरेंट, कैंटीन, मैरिज, और पाम यूज हो रहा है। आप और मेरे घर में पाम नहीं आता है, मगर बाकी जी हाँ, मैं वही और सो डॉक्टर मेहता, अगर 17 लाख टन हमने जुलाई में यहाँ पर इंपोर्ट किया है, तो आने वाले महीनों में आपको लगता है ये रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आएगा? क्योंकि जुलाई इंपोर्ट, जैसे आपने भी हमें पहले बताया, रिकॉर्ड इंपोर्ट रहा है इंडिया के लिए। नहीं, देखिए, दिस शुड बी हाईएस्ट, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इतना प्रेशर ले गए। तो अभी क्या हुआ, एक तो लास्ट महीने में सनफ्लावर ज्यादा आ गया जी। सनफ्लावर कम से कम 3.5 लाख टन आ गया, क्योंकि जो कॉरिडोर बंद होने वाला था, तो रसिया और यूक्रेन ने जितना ज्यादा हो उतना बाहर निकाला वहां से। तो अभी सनफ्लावर वहां से ज्यादा आने की संभावना कम है। ओके। तो मेरे ख्याल से 13 से 15 लाख टन तो अगस्त में भी आएगा ही। जैसे लाइनअप है, आज कंडला में 36 वेसल है, तो 60 लाख टन तो खाली कंडला में है अगस्त के में। तो डेफिनेटली 13 से 15 लाख टन आएगा। ऑफकोर्स अगस्त का पूरा इंडिया का मेरे पास लाइन ऑफ वेसल नहीं है, कंडला का तो मेरे को पता है, कि कंडला में बड़ा एक प्रॉब्लम हुआ है जी। जो प्रायोरिटी, बर्थिंग प्रायोरिटी चेंज कर दी, इसके लिए वेटिंग पीरियड 10 दिन का हो गया, और लगता है कि 15-20 दिन तक वेटिंग पीरियड हो जाएगा बर्थिंग के लिए। तो काफी परेशानी है। हमने ये मैटर टेकअप भी किए मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ फूड में। हाँ जी जी। ओके। रवि, आप कैसे देखते हैं जब हम खाने के तेलों के प्राइसेस देख रहे हैं? क्योंकि अगर इतना इंपोर्ट है, अवेलेबिलिटी है, तो प्राइसेस फिर पूरे साल में कैसे रह सकते हैं? जरूर से नियर टर्म में ये जो फैक्टर मेहता जी बता रहे थे, उससे काफी अच्छा प्राइसेस में करेक्शन है। हालांकि एज अ कंज्यूमर हमारे लिए पॉजिटिव है। हालांकि इंडस्ट्री के लिए फॉलिंग प्राइसेस एंड फार्मर्स के लिए फॉलिंग प्राइसेस इतने सही नहीं है। बट मुझे लग रहा है कि पर्टिकुलर अभी मिड ऑफ अगस्त या अगस्त एंड तक ये जो करेक्शन है वो खत्म होगा, क्योंकि सीपीओ का थोड़ा रेफरेंस क्रूड ऑयल प्राइसेस से भी होता है। तो मेरे हिसाब से क्रूड ऑयल प्राइसेस है वो लगातार अपने टॉप पे बने हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसका एक सेंटिमेंट सपोर्ट मिलेगा, और फेस्टिविटी एंड मैरिज सीजन की डिमांड पे आगे आने वाले। तो शायद इंटरनेशनल मार्केट में इतने बढ़त ना हो, बट स्पॉट मार्केट प्रीमियम की वजह से मेरा मानना है कि 800 के नीचे पाम ऑयल एंड 900 के नीचे सोया ऑयल का सस्टेन होना मुश्किल है। मुझे लग रहा है कि ये जो भी गिरावट है उसमें शायद 1-2% की और गिरावट आ सकती है, बट दैट वुड बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। मुझे आगे ऐसा लग रहा है कि अगर सितंबर एंड तक के टारगेट की बात करें, तो सोया ऑयल में 980 से 1000 तक, एंड सीपीओ में 850 से 880 तक प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि नॉन फॉसिल फ्यूल का डिमांड है जो इंटरनेशनली वो लगातार बढ़ रहा है। तो मैं एज अ कंज्यूमर नहीं, बट मुझे लग रहा है कि एज अ फ्यूल प्राइसेस का सपोर्ट वहां पे काफी अच्छा मिल सकता है। ओके। यानी जो खाने के तेल है, इनकी भी इन्फ्लेशन कंसर्न्स आगे जाकर यहाँ पर आ सकती हैं। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन करंट लेवल्स में खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज हैं। बहुत शुक्रिया रवि आपका साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर मेहता, आपका भी एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो फोकस डालेंगे इक्विटीज पर।